Good morning all of you. Welcome back your accountancy class. तो बेटा as you know topic is our going on same on debt to equity ratio यानी accounting ratio. Accounting ratio में हमारा ratio चल रहा है debt to equity ratio. तो कल क्वेश्चन हमने 40 तक किए थे. Today we will start the question number 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. कुछ आपको शेयर होल्डर फंड के पार्ट दिए, कुछ करंट एसेट्स दिए, कुछ करंट लायबिलिटीज दिए. तो सबसे पहले हमें इक्विटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास कितनी इक्विटी है. तो इक्विटी के लिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 5 लाख. ठीक है, आप अपनी बुक में मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो थ्रू वीडियो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन ऑल्सो. सबसे पहले हमें दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. द वैल्यू इज 5 लाख. Then equity share capital we are having 15 lakh. ठीक है, and after that we are having a reserve and surplus. Reserve और surplus हमें 4 लाख दिया है and the SPR security premium reserve 1 लाख. तो हमने इसका टोटल कर दिया 15 + 5 20, 20 + 4 लाख 24 लाख एंड 1 लाख. तो टोटल कितना हो गया 25 लाख. तो इक्विटी हमारी कितनी आ गई 25 लाख. अब हमें क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए. डेप्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ एक ही डेप्ट है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई. आईडीबीआई से हमने लोन ले रखा है और लोन का अमाउंट कितना है 30 लाख. तो फार्मूला क्या है 30 लाख अपॉन 25. ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन. नाउ इसी क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो भी निकालना है. करंट रेशियो निकालने के लिए बहुत इजी है, आप सबको पता है. करंट एसेट्स निकालनी होती है, करंट लायबिलिटीज निकालनी होती है. करंट एसेट्स कैसे निकलेंगी, हमें गिवन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं निकालना. करंट एसेट्स हमें गिवन है 12 लाख की, करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 8 लाख की. 12 लाख डिवाइड बाय 8 लाख आपने कर दिया, आंसर आपके आ गया 1.5:1. तो आप नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू आस्क मी. ओके, नाउ वी गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 42. तो क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है. डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. तो फॉर्मूला आप सबको अब लर्न हो गया होगा कि डेप्ट आएंगे और अपॉन में क्या आएगी हमारी इक्विटी. इक्विटी को हम और भी लिख सकते हैं और शेयर होल्डर फंड. ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. कहीं पर भी इक्विटी तो गिवन ही नहीं है. तो अब आपको प्रॉब्लम होगी कि मैडम इक्विटी कैसे निकाली जाए. तो बेटा इक्विटी निकालने का सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स. ठीक है, फिक्स एसेट्स हमें गिवन है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करंट एसेट्स कर लीजिए. तो आपके पास किसका टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास किसका. चलिए यहाँ पे हम करके देखते हैं. टोटल एसेट्स टीए निकालने के लिए मेरे पास 8,40,000 की है एसेट्स. ठीक है, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 14,000 का. इसके बाद हमारे को दे रखी है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स हमें कितनी दी है 3,50,000. ओके, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स आ जाएगी कितना हो गया 8,40,000 प्लस 3,50,000 एंड प्लस 14. ये आ गया हमारे पास 12,04,000. ओके, अब हमें क्या करनी है, हमें टोटल एसेट्स गिवन है, हमें करंट लायबिलिटी गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, और हमें क्या गिवन है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सबको ऐड कर दीजिए. हम निकाल लेते हैं टोटल डेप्ट. तो टोटल डेप्ट हमने निकाल दिए. कितने के आ गए टोटल डेप्ट हमारे. सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की वैल्यू है हमारी 56,000. ठीक है,
उसके बाद हमने ले लिए करंट लाइबिलिटीज 2,80,000. Then we are taking a long term borrowing 4,20,000. 4,20,000. And then we take long term provision 1,40,000. ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 56,000 प्लस 2,80,000 प्लस 4,20,000 एंड देन 1,40,000. तो ये हमारे पास आ गया 8,96,000. कितना हो गया 8,96,000. तो ये हमारी टोटल किसके आ रहे हैं, टोटल डेप्ट आ रहे हैं, टोटल एसेट्स हमारी इतनी आ रही है. इक्विटी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, तो इजीली निकाल लेंगे. इक्विटी इक्वल टू हो जाएगा 12,04,000 माइनस 8,96,000. ठीक है, माइनस कर लीजिए 12,04,000 3,08,000. इक्विटी कितने की आ गई 3,08,000 की. ठीक है, अब इक्विटी आ गई मेरे पास. डेप्ट मेरे को गिवन है, डेप्ट में से सिर्फ हम लॉन्ग टर्म डेप्ट लेंगे. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है 4,20,000 के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है. ठीक है, लॉन्ग. अब देखो डेप्ट निकालने के लिए मैंने क्या क्या लेना है. डेप्ट में मैं करंट लाइबिलिटीज नहीं लूंगी, बाकी सारी चीजें ले लूंगी. लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे को कितने दिए हुए हैं 56,000 के. ठीक है, उसके बाद हमें दे रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इट इज 4,20,000. ठीक, उसके बाद हमें दिए हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इट इज इन 1,40,000. ठीक है, टोटल हमने इसका कर दिया तो ये टोटल आ रहा है हमारा 6,16,000. अब हमें क्या निकालना था, डेप्ट अपॉन इक्विटी. तो डेप्ट अपॉन इक्विटी निकालने के लिए अब डेप्ट कितने हो गए 6,60,000 और यहाँ पे कितना हो गया 3,08,000. तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1. ये आपका क्या आ गया डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. ओके, I hope you have cleared this question. Note down this question in your notebook. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 में दोबारा से वही क्वेश्चन है कि इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज. तो यहाँ पर हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो गिवन है, इट इज इन 2:1. डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको गिवन है 2:1. अब आपको प्रूव करना है कि जो कंडीशंस दी हैं उनका इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है. तो पहला कंडीशन क्या है, सेल ऑफ लैंड. सेल ऑफ लैंड बुक वैल्यू 4 लाख एंड फॉर रुपीज 5 लाख. तो देखो यहाँ पे डेप्ट फॉर्मूला क्या होता है डेप्ट टू इक्विटी का, डेप्ट अपॉन इक्विटी. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, सेल ऑफ लैंड बुक वैल्यू 4 लाख एंड फॉर रुपीज 5 लाख. तो सेल ऑफ लैंड इट इज अ कंसर्निंग टू द फिक्स एसेट्स. ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इट इज अ कंसर्निंग टू द, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स क्या बढ़ रहा है आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इक्विटी इंक्रीज होगी तो आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका बताइए, आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, डेप्ट एज यूजुअल रहेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस होगा. भाई अगर हमारा ये पहले से मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारे ये 1 लाख है, अब उसको एसेट्स को सेल करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का. तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे, ये 1,50,000 से हमारे हो गए 5,000 और बढ़ गए. तो कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा या पड़ गया. देखिए आप क्वेश्चन को करके सॉल्व करके निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि नीचे इंक्रीज हो गया और ऊपर की वैल्यू एज इट इज रही. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज.
बिकॉज रीजन भी देना है हमें, बिकॉज द इक्विटी वैल्यू इंक्रीजेस ड्यू टू प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमने बुक वैल्यू थी 4 लाख की थी और बेचा कितने में, 5 लाख में, तो 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, इस तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना है कि डेब्ट टू इक्विटी होता है और इस तरीके से इस पे बेनिफिट हो गया। अब दूसरा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। यहाँ पे क्या बढ़ गए, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गए तो इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, दोबारा से डिक्रीज, बिकॉज ड्यू टू अ इंक्रीजिंग अ इक्विटी शेयर या इशूड अ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे को क्या दी है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर। अब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने के आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए उतने का ही आपने डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया। ठीक है, यानी डेब्ट आपके कम हो गए और प्रेफरेंस शेयर आपके इंक्रीज हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज preference shares and preference share issued and debenture redemption in same value। तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। आंसर क्या आ जाएगा, नो चेंज। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 44 और 45 करना है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।